This one is class 12th chemistry question paper. This paper is from Delhi Government School. We discuss the full paper in different section, and in first part we discuss section A and section B. In section A, certain objective and some assertion reason problems are given, and in section B, certain short answers type questions are given. And the syllabus included in this paper is first book complete and two chapter from the organic chemistry, that is 1 and 2. So let us start solving the paper and check out how you can write the answer of given problems. The first problem is an electrochemical cell can behave like a electrolytic cell when. तो जब किसी भी सेल को आप एक्सटर्नल वोल्टेज से आप कनेक्ट कर देते हो एंड द एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ई सेल, then it behave as a electrolytic cell, and when E cell is greater than E external, then it is always act a electrochemical cell. जब E external E cell से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करता है. सेकेंड प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in this time. How much time would it take for 100% completion? जब आप लिखते हो K इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आप लिखोगे 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन लिखते हो जो रिमेनिंग होगा. तो कोई रिएक्शन जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है जीरो, और जब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर दोगे तो लॉग हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, और जैसे लॉग इन्फिनिटी करते हो तो यहाँ पे के भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब टी भी हो जाता है इन्फिनिटी. मतलब 100% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगने वाला होता है किसी भी रिएक्शन के लिए वो कैलकुलेटेड नहीं होता, वो इन्फिनाइट टाइम लगता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन ऑफ ऑल लेंथेनाइड्स. जो लेंथेनाइड्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो 4f 5d और 6s की होती है, और इन तीनों की एनर्जी होती है डिफरेंट, इसलिए बहुत ज्यादा वेरिएबल या ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता. जो इसका जनरल ऑक्सीडेशन होता है वो +3 होता है. इस +3 के अलावा कुछ इसके एलिमेंट +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर लेते हैं, तो +3 इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगला है when 0.1 मोल COCl3 NH3 is treated with excess of AgNO3, 0.2 मोल AgCl obtained. ये वर्नर थ्योरी पे बेस्ड प्रॉब्लम है, और वर्नर थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी आयनाइजेबल क्लोराइड होंगे उन्हीं से AgCl यहाँ पे मिलता है. तो अगर 0.1 मोल से 0.2 मोल AgCl मिल रहा है मतलब 0.1 मोल 2Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा, और जो Cl माइनस प्रोड्यूस होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होना चाहिए, इसलिए इसका जो फॉर्मूला लिखोगे कॉम्प्लेक्स का वो हो जाएगा CO NH3 5 टाइम्स 1 Cl अंदर और 2 Cl बाहर, यही दोनों Cl आयनाइजेबल होंगे. अब यहाँ पे अगर कैटायन और एनायन को चेक करोगे तो अगर कैटायन एक प्रोड्यूस होगा तो एनायन यहाँ पे दो प्रोड्यूस होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का होगा 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ये है. क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली. The SN1 reaction proceed by the formation of carbocation and the order of carbocation is 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. मतलब जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. अब यहाँ पे क्या है कि सभी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हैलोजन को आप हटाओगे तो सब में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा. तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का वो इस बेस पे होगा कि कौन सा हैलाइड बहुत आसानी से यहाँ से रिलीज हो जाएगा. तो आयोडीन सबसे आसानी से यहाँ पे रिलीज होगा, बिकॉज साइज ऑफ आयोडीन इज वेरी लार्ज एंड द बॉन्ड लेंथ इज हाई, सो इट इज इजिली ब्रोकन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दिस. अब यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्रुप ये लगा हुआ है, और यहाँ पे एक 3 कार्बन का चेन, इसका नंबर करोगे तो 1 2 3. दूसरे पे ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसे लिखोगे 2 मिथॉक्सी और प्रोपेन, इसका आंसर हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको बोला हुआ कि किस क्लास में आएगा. तो यहाँ पे आप देखो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ठीक उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है. तो जब डबली बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन लगाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, और जब उसके नेक्स्ट कार्बन पे लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक, इसलिए ये होगा एलाइलिक टाइप का हैलाइड. द कंपाउंड दिस एंड दिस रिप्रेजेंट.
जब आइसोमेरिज्म बोल देगा तो वहां पे सबसे पहले पॉइंट तो ये आपको डिस्कस करना है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं रहेगा तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे कोई आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता और आयनाइज होने वाले आयंस अलग अलग होते तब उसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते थे, लेकिन इस केस में इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, NH4OH का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन लिखोगे तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन उसके लिए सही है। जो सेकंड कंडीशन अगर उसको देखो तो यहाँ पे आपको अमोनियम आयन मिल जाएगा, इसका ये रिस्पेक्टिव पार्ट। यहाँ पे यूज करोगे तो OH मिल जाएगा, इसका रिस्पेक्टिव पार्ट। अब इसमें अमोनियम और हाइड्रोक्साइड के अलावा Cl और Na एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए इसको बाहर करना भी जरूरी है, इसलिए NaCl हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज। जब भी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर देते हो देन द रिएक्शन इज प्रोसीडेड इन सम अनदर वे वेयर द एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। इसमें लिगेंड कौन नहीं है। तो लिगेंड क्या होता है, ऐसा कोई भी स्पीसीज होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को और उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप अमोनियम आयन देख रहे हो इसमें नाइट्रोजन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एंड ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंड विद द हाइड्रोजन, मींस नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर प्रेजेंट विद द नाइट्रोजन, so nitrogen has no ability to donate the electron pair, that's why it never behave as a ligand, इसलिए ligand नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, the reaction of toluene with chloride in the presence of iron and the absence of light yield। ये एब्सेंस ऑफ लाइट अगर नहीं होता तो जहां कहीं पे भी आपका नॉर्मल चेन दिखता वहां पे ये क्लोरीन अटैच होता, मतलब कि यहाँ पे हो जाता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा जब इसको आप आयरन के प्रेजेंस में गर्म करते हो तो उस कंडीशन में आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है, और इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे आर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक एसर्शन रीजन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी बिल्कुल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एंड इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज इसके एक्सप्रेशन में नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर, ये दोनों करेक्ट हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए। 14th है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये सही है। वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। ये भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। KCl react with methyl chloride to give methyl isocyanide। आइसोसाइनाइड KCl नहीं देता, AgCN आइसोसाइनाइड देता है, क्योंकि AgCN कोवेलेंट कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है, इसलिए हमेशा ये CN देता है, मतलब कि साइनाइड बनाता है। CN इज एन एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ये सही है क्योंकि ये एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि इसमें डोनर एटम कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, तो रीजन यहाँ पे सही है। एसर्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। एसर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, इसका ऑप्शन है डी। 16th है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब जो फिनॉल होता है इसमें पैरा पे जब आप लगा देते हो नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन जब विथड्रॉ करेगा तो यहाँ पे H को आसानी से रिलीज कर देता है, मतलब एसिडिटी को बढ़ाता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक फिनॉल से हो जाएगा, ये करेक्ट है। नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये सही है क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसको ये क्या करता है, डीलोकलाइज करता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करता है ये, इसलिए हो जाएगा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे।
सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। जब कोल्ड वाटर आप यूज करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा होती है। ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे कम होने से सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स आसानी से सरवाइव करेंगे। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे गैस की सॉल्बिलिटी कम हो जाती है, इसलिए वाटर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। बी है, वाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। जब वाटर के अंदर कोई भी आप मटेरियल ऐड कर देते हो नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या करेंगे, कुछ सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं, इसलिए जो वेपराइजेशन की रेट है वो कम हो जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। 18th है, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। पहले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कि जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन को आप बढ़ाते जाओ, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उसके बाद एक लिमिट आ जाएगी कि आप डाइल्यूशन को चाहे जितना बढ़ाओगे कंडक्टिविटी फिर चेंज होने वाली नहीं होगी। तो वही जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो होता है उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की डिक्रीज क्यों हो जाती है, कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से। कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना मतलब डाइल्यूशन को बढ़ना, मतलब डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है। तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी कम केवल एक ही टाइप की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हमको केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की कंडक्टिविटी बतानी होती है। और जब आप डाइल्यूशन कर देते हो तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज रेट के लिए कैसा है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डिक्रीज हो जाता है। और ये हम लोग बता रहे हैं कैसे, ली चैटरियल प्रिंसिपल के बेस पे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हाउ कैन दिस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली इनका कैलकुलेशन करना है तो आपको आर्हेनियस इक्वेशन यूज करना होता है, जहाँ पे k इक्वल टू आप लिखते हो a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसी इक्वेशन को आप लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप लोग, लॉग k इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। यहाँ पे k का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 20, a reaction is second order with respect to the reactant. How is the rate of the reaction affected if the concentration of reactant is। अब यहाँ पे रेट कह रहा है कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, मतलब लिखोगे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 2। अब यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन को ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9, मीन्स 9 टाइम्स रेट बढ़ेगा। और रिड्यूस जो अगर हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/4। आप लिख दोगे 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, या लिख दोगे बिकम 1/4, कुछ भी लिख सकते हो। इसी का आर वाला पार्ट है, द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज दिस। अब आप जानते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू होता है के, और कंसंट्रेशन का यहाँ पे टर्म आता ही नहीं है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो के होगा वही रेट होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 और H2 दोनों यही रहेगा, तो ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्रोमियम NH3 6 3+ is paramagnetic while nickel CN4 2- is diamagnetic, explain why। अब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +3 आएगा, और जब क्रोमियम +3 स्टेट में होता है तो ये अमोनिया बिहेव करता है एज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, और ये CN स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तो हमेशा होता है।
तो अभी इन दोनों का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करोगे तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 और 4s2 और जब +3 स्टेट में रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 3d4 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे बाहर। अब यहाँ पे डी के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये खाली है। अब जब अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए केवल 2 डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। 2 से ज्यादा डी ऑर्बिटल को कोई भी लिगेंड खाली नहीं करता, अगर वो स्ट्रांग फील्ड चाहे जिस टाइप का होगा। मीन्स चाहे अमोनिया होगा, चाहे CN होगा, चाहे CO होगा, तो बस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पेयर कर देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दोगे तो इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, इसमें पेयर हो गया, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अब यहां से ये हाइब्रिडेशन शो कर लेगा D2sp3। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। अब इसके केस में आ जाओ, निकल निकल 28 होता है। 28 का मतलब यहाँ पे कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में और s में 2। अब ये +2 स्टेट में है तो उस कंडीशन में भी s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। अब जो CN है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। अब एक डी ऑर्बिटल खाली है और आप ये देख रहे हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो sp3 होगा या फिर dsp2। तो ये dsp2 शो कर लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे इसके शिफ्टिंग की वजह से सारे पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक ये होता है। ये इसका आंसर है। अब इसी के जैसा अगला है, solution of nickel H2O6 2 plus is green color while this one is colorless। इसका हिसाब तो अभी हमने देख लिया ऊपर। और जब इलेक्ट्रॉन कोई अनपेयर्ड नहीं रहता तो उस कंडीशन में हमेशा वो कलरलेस रहता है, क्योंकि कलर शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जरूरी है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कलरलेस। अब इसके केस में आ जाओ, निकल 28 और यहाँ पे +2 स्टेट में ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s का बाहर जाएगा तो इसका निकल +2 कंडीशन में भी 3d8 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो 3d8 का मतलब क्या हो गया कि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी 4 6 7 8 यही होगी। अब जो यहाँ पे वाटर है वो वीक फील्ड लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने वाला नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो इनका dd ट्रांजिशन होगा एंड ड्यू टू dd ट्रांजिशन इट शो द कलर। ये तो हो गया सेक्शन ए और बी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग सेक्शन सी और डी के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।